हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स का पावर स्टेशन। हाँ, आज देखेंगे एक स्टेटमेंट है कि जो 9th स्टैंडर्ड में पहले था, पहले सिलेबस में था, अभी नहीं है, लेकिन इसका यूज जो है बहुत से प्रूफ में किया जाता है। तो एक्चुअली वो पता नहीं होता लड़कों को, तो उनको जल्दी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों लिया होगा। तो देखो, if a line is perpendicular one of the two parallel line, दो पैरेलल लाइन में अगर एक लाइन परपेंडिकुलर हो तो वो दूसरे लाइन को भी परपेंडिकुलर होती है ना। देखो अभी इसका फिगर एल एम, दो पैरेलल लाइन है, एम उसकी एक परपेंडिकुलर लाइन है ना। तो देखो अभी इसका गिवन देखो, पहले गिवन line L parallel to line M and line N is the perpendicular to line L. line L ही ए जो लाइन है, ये लाइन N L लाइन को परपेंडिकुलर है। तो टू प्रूव करने का उसको, टू प्रूव line N is the perpendicular to line M है, वो लाइन M को परपेंडिकुलर है ना, ऐसा बताया जाएगा। इसकी प्रूफ देखो भी, प्रूफ तो यहां देखो, लाइन N is the perpendicular to line L दिया हुआ है, गिवन है, इसलिए एंगल A is the 90 डिग्री, एंगल ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा फर्स्ट। फिर लाइन L is the parallel, line L is the parallel to line M, ये भी दिया हुआ है ना, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है ना। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। देखो यहाँ ए और बी मैंने कॉन्ग्रुएंट बताया, लेकिन ए की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है ना। इस वजह से एंगल बी भी कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बी होगा 90 डिग्री का। इसको फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट का मैंने यहाँ आधार ले लिया है ना, वो आधार के हिसाब से मैं यहाँ बताऊंगा कि B 90 डिग्री का है। अगर B 90 डिग्री का हो गया तो लाइन N इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, मैं यहाँ ऐसा बता सकता हूँ है ना। ये एक इंफॉर्मेशन अपनी हो गई है ना। अभी सेकंड वाला देखो, अपने बुक में उसके प्रूफ दी नहीं है, ऐसा एक स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ ना, प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का तो एक्सटीरियर एंगल है, उसके बारे में एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
is always greater than its interior remote angles, है ना। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो उसके रिमोट इंटीरियर एंगल से वो हमेशा बड़ा होता है। इसकी फिगर देखो भी, ABC, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन आएगा इसलिए मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूं। फिर ABC और AD, यहाँ मैं ये मिड पॉइंट ले लें इसका, यहाँ से एक लाइन निकालूंगा मैं। जो लाइन है वो लाइन भी D और यहाँ E, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ऐसा, है ना। अभी देखो यहाँ गिवन इन ट्रायंगल ABC, angle ACD is an exterior angle, है ना। ये एक्सटीरियर एंगल है ना। इसलिए टू प्रूव angle ACD is greater than angle BAC and angle ACD is greater than angle ABC, इन एंगल से वो बड़ा होता है, ऐसी प्रूफ। अभी इसकी प्रूफ देखो, प्रूफ तो या ने प्रूफ के पहले उसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन draw a line passing through point B and midpoint of side AC and take a point E on this line such that BD is equal to DE, है ना। and draw segment CE, है ना। ऐसा उसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया। देखो अभी प्रूफ, में देखो अभी यहाँ दो ट्रायंगल मिल गए मुझे। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDE, है ना। ये वाला ADB और CDB, ये वाला, ये दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में देखो अभी सेगमेंट AD congruent segment CD is midpoint
ऑफ AC ऐसा लिया है ना, इस वजह से। फिर इसमें एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट एंगल CDE, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, देखो VOA यानी उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसा बोलते हैं। ए वाला और ए वाला दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। फिर सेगमेंट BD कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ED है ना, BD और ED ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मैंने उसका कंस्ट्रक्शन किया है इस वजह से, है ना। फिर देखो अभी इसको, ये दोनों ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDE बाय SAS टेस्ट, है ना। SAS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट एंगल ECD CACT है ना, इसका भी देखो CACT यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, आपको पता है सबको। देखो फिर देखो यार, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं कि एंगल BAC और एंगल ECD ये बराबर बताए मैंने। अगर वो दोनों का मेजर सही है, दोनों का मेजर इक्वल है ना, तो उसमें एक की साइड में मैंने ऐड कर दिया तो वो बढ़ जाएगा, है ना। यानी एंगल BAC लेस हो गया एंगल ECD प्लस एंगल DD डबल हो गया ना, यहाँ मैं P ले लेता हूँ, है ना, इसको P, है ना। फिर उसमें मैं ऐड कर देता हूं एंगल ECP, है ना, एक ही बाजू में ऐड किया है, इसलिए एक बड़ा वाला हो गया और एक छोटा वाला हो गया। एंगल BAC इज लेस देन, ये दोनों एंगल अगर मैंने मिला दिए तो मिलेगा मेरे को एंगल ACP, है, ये मुझे मिल गया ACP। ये BAC से बड़ा है यानी इससे ये बड़ा है ना। यहाँ फिर और देखो, मैंने ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट बताए, तो लाइन AB पैरेलल लाइन EC, है ना, ये दोनों पैरेलल हो गए। तो यहां वाला ए वाला एंगल और ए वाला एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ECP, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। यहां भी वैसा ही किया मैंने कि ABC इज इक्वल टू एंगल ECP में एंगल ECD ऐड कर दिया मैंने, तो ये वाला बड़ा होगा, इक्वल नहीं रहेगा, है ना, वो बड़ा वाला हो जाएगा, क्योंकि मैं एक ही साइड में उसको बढ़ा रहा हूं, है ना। जैसे अपना ए होता है
तराजू, उसमें एक ही साइड में वजन डाल दिया तो एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, ऐसा ही उसका मैंने एक ही बाजू को बढ़ा दिया। तो एंगल ए बी सी और इसके एडिशन पता है आप लोग, एंगल ए सी पी, है ना। तो क्या यहाँ देखो अभी ये जो है बी ए सी से ए सी पी बड़ा है, यहाँ भी ए बी सी से ए सी पी बड़ा है, एंड एंगल ए सी पी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी पी इज ग्रेटर देन बी ए सी, है ना। ऐसा मैं यहाँ बता सकता हूँ, है ना। ये हो गई उसकी प्रूफ, है ना। एक और एक प्रूफ है, यानी वो एग्जाम्पल करके पूछी जाती है ना। वो लेते हैं अभी अगले क्वेश्चन में। ये 9th स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन बहुत से इसमें ये 10th स्टैंडर्ड में बहुत उपयोगी होता है, इसलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ। बच्चों को कंफर्म नहीं होता है कि सर बता रहे हैं, यानी सर बता रहे हैं तो बता रहे हैं, जैसा कि आपको बताया जाता है। क्या गुलाब जामुन मीठा होता है? गुलाब जामुन मीठा नहीं होता, वो उसको शक्कर के इसमें डाला जाता है, इसलिए वो मीठा होता है। वो खुद मीठा नहीं होता, लेकिन सबको बताया जाता है कि गुलाब जामुन मीठा होता है, और सब वही बोलते हैं गुलाब जामुन मीठा होता है ना। इस जैसा ये सर बता रहे हैं, स्टूडेंट भी जाते चलो होगा, इसलिए मैंने यहाँ कंफर्म कर दिया आपको कि वो एक्सटीरियर एंगल उसके रिमोट एंगल से बड़ा होता है ना। प्रूव दैट द quadrilateral formed by the angle bisector of two parallel lines is a parallelogram and also रेक्टेंगल, है ना। एक तो पैरेललोग्राम होता है और वो रेक्टेंगल भी होता है ना। ये पैरेलल लाइन, उसकी ट्रांसवर्सल, है ना। इनको नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी डी और ए पी क्यू, है ना। ए वाला एंगल बाइसेक्टर, ए दूसरे वाला एंगल बाइसेक्टर, और ए थर्ड का बाइसेक्टर, और ए इसका बाइसेक्टर, है। यहाँ आर एंड एस, है ना। अभी देखो इसकी प्रूफ देखो। गिवन पहले गिवन लाइन L parallel to line M and line M is transversal. Line L and E a transversal है, and ray PR angle ray
क्यू आर, रे क्यू एस and ray PS are bisectors of angle PBQ, angle PQD, angle PQC and angle APQ. रिस्पेक्टिवली, है ना? ऐसा यहाँ आ गया। तो देखो, टू प्रूव quadrilateral PRQS is parallelogram also रेक्टेंगल, है ना? पैरेललोग्राम का बताओ, ऐसा दिया हुआ है ना? फिर देखो यहाँ इसकी प्रूफ, रे PR bisect angle BPQ and measure of angle BP measure of angle RPQ is the half of measure of angle BPQ. ये फर्स्ट, ऐसा ही रे QR bisect angle PQD, इसलिए measure of angle PQR is the half of measure of angle PQD. ये सेकंड वाला ले लिया मैंने। फिर रे QS bisect angle PQC and a measure of angle PQS is the half of measure of angle PQC. ये थर्ड वाला हो गया। और रे PS bisect angle APQ and a measure of angle SPQ is the half of measure of angle APQ, है ना? ये मैंने इंफॉर्मेशन निकाल ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना? फिर देखो, लाइन L is parallel to line M, है ना? इसलिए, है ना, देखो ए वाला एंगल PBQ और एंगल PQC ये अल्टरनेट एंगल हो गए, यानी एंगल PBPQ इज इक्वल टू यानी कॉन्ग्रुएंट एंगल PQC। अल्टरनेट एंगल्स ये दोनों इक्वल है, उसके मेजर का हाफ अगर मैंने कर दिया तो हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल BPQ, है ना? BPQ का हाफ है RPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल, है ना? PQC का हाफ है PQS, है ना? देखो, इसको
फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इसके हिसाब से मैंने लिख दिया। इसका हाफ अगर लिया तो ये मिलेगा, इसका हाफ अगर लिया तो यहाँ समझो उसको हाफ से एक कर दिया। तो देखो अभी यहाँ देखो अभी ए आर पी क्यू, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट बता दिए, इसलिए रे PR is parallel to ray QS. Alternate angles test, है ना। अल्टरनेट एंगल टेस्ट से वो पैरेलल हो गए, इसको मैंने फिफ्थ वाला बता दिया, है ना। सिमिलरली we prove that from second and fourth ray QR is parallel to ray PS, है ना। अल्टरनेट एंगल टेस्ट, है ना, ऐसा यहां मैं बताऊंगा। फिर देखो अभी इसमें एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया अपन ने, क्वाड्रिलेटरल PRQS, तो उसकी अपोजिट साइड, है ना, PR और QS साइड, PR पैरेलल साइड QS फ्रॉम फिफ्थ, और साइड QR is parallel to side PS from sixth, है ना। इसलिए क्वाड्रिलेटरल PRQS is पैरेललोग्राम। फिर यहां देखो अभी मेजर ऑफ एंगल BPQ प्लस मेजर ऑफ एंगल PQD इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स, है ना। वो इंटीरियर एंगल हो गए। इसका हाफ अगर लिया मैंने, हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल BPQ प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल PQD is equal to 90 डिग्री। BPQ का हाफ लिया तो मैंने मेजर ऑफ एंगल RPQ प्लस मेजर ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला होगा सेवेंथ मेरा, है ना। इसको दे दिया मैंने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से, है ना। तो ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। तो इन ट्रायंगल PRQ मेजर ऑफ एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस मेजर ऑफ एंगल RPQ प्लस मेजर ऑफ एंगल PQR, इसलिए 180 माइनस 90 डिग्री फ्रॉम 7, है ना, 7 के हिसाब से, है ना, 90 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल PRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और पैरेललोग्राम में एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो पैरेललोग्राम PRQS इज रेक्टेंगल, क्योंकि उसका एक एंगल 90 डिग्री का है। पैरेललोग्राम में ये 90 वाला होगा तो उसका
अपोजिट 90 वाला होगा, है ना, और ये दोनों सेम आएंगे, वो भी 90 डिग्री के होंगे, इसलिए वो रेक्टेंगल होगा, है ना, होगा। ऐसे इसके प्रूफ। यहाँ रुकते हैं, आपको 9 स्टैंडर्ड के लिए यानी ये पूरी तैयारी अपने 10 स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि 10 स्टैंडर्ड में अपने को आउट ऑफ मार्क निकाल लेके, है ना, इसलिए 10 स्टैंडर्ड की तैयारी है। आप 9 स्टैंडर्ड के बुक में नहीं दिया हुआ है, इसके प्रूफ नहीं है अपने पास में, जो नहीं है वो अपन यहाँ लेते हैं और बच्चों को बता देते कि सही में क्या है, कैसा है ना। यहाँ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, है ना। चलो, थैंक यू।